नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपको यूपी पीसीएस, लेखपाल और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य पहले हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश में जो है 13 नए जिले जो है बनाए गए हैं। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिले का उद्घाटन किया गया। नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या जो है 13 से बढ़कर 26 हो गई, जो कि सीधे दोगुना है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 25 है। 9 उद्घाटित 13 जिले कौन कौन से हैं? आइए इसके देख लेते हैं इसको। पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, अन्नामय्या, श्री बालाजी, श्री सत्य साई। ठीक है, ये 13 जिले हो गए। प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। ठीक है, हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वती मान्यम के साथ अकेला अपवाद है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या 38.15 लाख थी। ठीक है, नए जिलों के जो जब गठन हुआ है उसके पहले की बात है ये। 13 नए जिलों के गठन के पश्चात यह संख्या घटकर 19.07 लाख प्रति जिला हो गई है। अब जो है सीधे जिलों की संख्या दोगुनी हो गई, इसकी वजह से जो है एवरेज घट गया है। ठीक है, अगला क्या है करंट? नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई है। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है, नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा शॉर्ट फॉर्म है इसका, को पूर्णतः लागू कर प्राप्त की। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है। ठीक है, इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। ठीक है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुए हैं। 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पंजाब के बारे में देखते हैं। 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 117। गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल की। 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी के जो हैं ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली एवं पंजाब में सत्तारूढ़ है। ठीक है, गोवा का देखते हैं। गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित थी। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33.31 के मत प्रतिशत के साथ सर्वाधिक 20 सीट जीतने में सफल रही। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आगे उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति कब होनी थी? 23 मार्च 2022 को निर्धारित थी, जिसके चलते नई विधानसभा के गठन हेतु राज्य में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ध्यातव्य है
कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 70 है। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें मत प्रतिशत 44.33 जीतने में सफल रही। ठीक है, 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मणिपुर का देख लेते हैं। राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों 28 फरवरी और 5 मार्च 2022 को संपन्न हुए। गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 60। ठीक है, चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटें मत प्रतिशत 37.83 जीतने में सफल रही। ठीक है, 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो यहाँ के इसमें मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। अब अपना राज्य उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा हेतु चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में संपन्न हुए। 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 403, जिसमें 84 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3 मत प्रतिशत के साथ 403 में से 255 सीटें हासिल की। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती। यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर की जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। ठीक है, हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत 25 वर्ष जो है ये सपा से थे, और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष ये भी सपा से थे। 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी 86 वर्ष सबसे बुजुर्ग विधायक बने हैं। ठीक है, 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर में संचालित किया गया। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा। IMI 4.0 को 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, मिशन के प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय व तृतीय दौर में 22 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मिशन का फोकस मुख्यतः क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में अस्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना है। ठीक है, आगे क्या है, गोवर्धन संयंत्र, ये जो है इंदौर से संबंधित है। 19 फरवरी 2022 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटीज़ के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है। गोवर्धन योजना, गोबर का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है स्माइल योजना। स्माइल योजना क्या है? 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, स्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं वो? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है बन गई है। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सुरंग को 10,000 फीट मतलब 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस सुरंग का निर्माण किसने किया है? बीआरओ सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ये चीज़ आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा कि ये कहाँ से गुजरती है। मतलब पीर पंजाल जो श्रेणी है हिमालय की, उसमें जो है अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ठीक है, यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। मतलब इसकी जो है कनेक्टिविटी नहीं रह जाती थी कोई। ठीक है, यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी भी मुहैया कराई गई है और बाकी किसी जो है टनल में मतलब ये नेटवर्क की सुविधा जो है नहीं होती है। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह मतलब जो है लद्दाख के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आई है। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी है? श्री रामानुजाचार्य की। यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में स्थापित है। उल्लेखनीय है
कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नाजीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल हैं। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये धातुएं कौन कौन सी हैं? स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। चीन स्थित एरोसन कारपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर यह पूरी प्रतिमा तैयार हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 302 फीट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है? वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस क्या है? 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोहों के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्टधातु 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जो है मात्रा जिस चीज़ की है वो क्या है? तांबा ही है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज 1870 से 1954 ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया। ठीक है। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। कहाँ से? IIT से जो है मोती झील तक। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन हैं। कानपुर मेट्रो रेल की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। इस परियोजना को 2 गलियारों में विभाजित किया गया है। प्रथम गलियारा IIT कानपुर से नौबस्ता तक है। द्वितीय गलियारा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय को पत्थर कॉलेज के भी नाम से जानते हैं। इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2024 है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है। प्राथमिक खंड IIT कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशन को हरित भवन परिषद ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। आगे देखते हैं। बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना मध्य प्रदेश, पनकी उत्तर प्रदेश जो कि कानपुर में है, बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश के
पनकी स्थित POL पेट्रोलियम ऑयल्स एंड ल्यूब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? 1524 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में 1227 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए है। ठीक है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी: ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले यथा सागर एवं टीकमगढ़ इस परियोजना के तहत आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती होगी। ठीक है। आगे देखते हैं स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का चौथा संस्करण 2019-20 जारी किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके विरुद्धमान परिवर्तन, वर्ष दर वर्ष प्रगति तथा समग्र प्रदर्शन वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष क्या है? 2018-19 तथा संदर्भ वर्ष क्या लिया गया है? 2019-20 रखा गया है, जो कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करता है। ठीक है। यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतकों पर आधारित है। संदर्भ वर्ष मतलब रेफरेंस ईयर 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया है। शीर्ष 5 बड़े राज्य समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष 2019-20। पहला रैंक केरल को मिला है, स्कोर कितना मिला है? 82.20। दूसरा रैंक तमिलनाडु का है 72.42 स्कोर के साथ में। तीसरा रैंक तेलंगाना है 69.96 स्कोर के साथ में। चौथा रैंक किसको है? आंध्र प्रदेश को। और पांचवा जो है महाराष्ट्र को है। ठीक है। वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान 19वां उत्तर प्रदेश स्कोर 30.57 को प्राप्त हुआ, जबकि 31.0 स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पर है। जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। यह जल विद्युत परियोजनाएं निम्नवत हैं: रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। ठीक है। रेणुका बांध परियोजना देख लेते हैं क्या है। यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। इस बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। गिरी यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? 40 मेगावाट है। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा। जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को
और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि रेणुका जी बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं 6 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगला जो है परियोजना जो है लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। इस परियोजना को सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी स्थापित क्षमता 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। अगली जो परियोजना है धौला सिद्ध परियोजना। यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जिले में स्थित है। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी है? 66 मेगावाट। इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगी। ठीक है। सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इसे पब्बर नदी, यमुना की सहायक नदी पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है। सुशासन सूचकांक 2021-22 देख लेते हैं क्या है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों यथा अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र, को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा या उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, ये जो है अभी हाल ही में जो है काफ़ी चर्चा में रहा। 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। संसद से इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल सरप्लस वाटर का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का
कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों यथा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। यह परियोजना 3 चरणों यथा चरण 1 पूर्व AIBP, चरण 2 AIBP तथा चरण 3 PMKSYNP में कार्यान्वित की गई। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शामिल हैं अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इन परियोजनाओं से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा। यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले कौन कौन से हैं? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज जिला जो है लाभान्वित होंगे। झांसी में उद्घाटित परियोजनाएं कौन कौन से? 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। पर डे आपको जो है जब तक ये करंट का पूरा जो है सेक्शन करवा नहीं देते हैं तब तक जो है चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसे ही पर डे आपको जो है क्लास मिलती रहेगी। ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। आपके सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। चलिए धन्यवाद दोस्तों।